किस पुर्तगाली शासक ने स्वयं को 16वीं शताब्दी के आरंभ में अरब, फारस और भारत के साथ होने वाले व्यापार का मालिक घोषित कर दिया था? मैनुअल प्रथम ने। मैनुअल प्रथम ने 16वीं शताब्दी के आरंभ में अरब, फारस और भारत के साथ होने वाले व्यापार का मालिक घोषित कर दिया था। डी अल्मोड़ा का कथन है, जब तक आप समुद्री प्रभुत्व रखते हैं आप भारत पर नियंत्रण रखेंगे, और यदि आप ऐसा शक्ति नहीं रखते हैं तो आपको समुद्र तट पर किला उपलब्ध नहीं होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार स्थापित किया था 1510 में। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 में किया था। पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग किला कोचीन में स्थापित किया था 1503 में। पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग किला कोचीन में स्थापित 1503 में किया था। फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा को पुर्तगाल क्षेत्र के लिए भारत में प्रथम गवर्नर बनाया था 1505 में। फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा को पुर्तगाली क्षेत्र के लिए भारत का प्रथम गवर्नर बनाया था 1505 में। पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया था 1530 में। पुर्तगालियों ने गोवा को राजधानी बनाया 1530 में। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। जैसे पहला कथन है, पुर्तगालियों ने 1530 ईस्वी में भारत में अपना मुख्यालय कोचीन में से गोवा स्थानांतरित किया था। पुर्तगालियों ने 1530 ईस्वी में भारत में अपना मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर लिया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। डचों की व्यापारिक संस्था क्या कहलाती थी? डचों की व्यापारिक संस्था वोक VOC कहलाती थी। डचों की व्यापारिक संस्था वोक कहलाती थी। कालक्रम बताना है। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हुआ था तीसरा आंग्ल डच युद्ध 1672 से 1674 के बीच हुआ था। तीसरा आंग्ल डच युद्ध हुआ था। उसके बाद हुआ था 1717 में अंग्रेजों को मुगल व्यापारिक फरमान मैग्ना कार्टा प्राप्त हुआ था। 1717 में अंग्रेजों को मुगल व्यापारिक फरमान मैग्ना कार्टा प्राप्त हुआ 1717 में। बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 को। बेदरा का युद्ध हुआ था। सबसे पहली घटना तीसरा आंग्ल डच युद्ध हुआ 1672 से 1674 के बीच। उसके बाद अंग्रेजों को मुगल व्यापारिक फरमान मैग्ना कार्टा प्राप्त हुआ 1717 में, और बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 को। 1759 को हुआ था बेदरा का युद्ध। सर थॉमस रो ब्रिटिश साम्राज्य का दूत बनकर जहांगीर के दरबार में 1615 में उपस्थित हुआ था। सर थॉमस रो ब्रिटिश साम्राज्य का दूत बनकर जहांगीर के दरबार में 1615 को उपस्थित हुआ। किस मुगल सम्राट ने 1717 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान जारी करके विभिन्न व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त किया था? फर्रुखसियर ने मुगल सम्राट से 1717 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान जारी करके विभिन्न व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1664 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 को हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600। कथन दोनों सही है, जिसमें सन 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई भारतीय इतिहास की निर्णायक लड़ाई में से एक है। सन 1760 ईस्वी का वांडीवास की लड़ाई भारतीय इतिहास की निर्णायक लड़ाइयों में से एक है। वांडीवास की लड़ाई ने भारत में फ्रांसीसी कंपनी के भविष्य का अंत कर दिया था। वांडीवास की लड़ाई ने भारत में फ्रांसीसी कंपनी का अंत कर दिया। 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई हुआ, जिसमें भारतीय इतिहास की निर्णायक लड़ाई में से एक है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में मुख्य व्यापारिक केंद्र स्थान था सेरामपुर बंगाल में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में मुख्य व्यापारिक केंद्र स्थान सेरामपुर बंगाल था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कोठी भारत में स्थापित किया था सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहली व्यापारिक कोठी भारत में स्थापित किया सूरत में। सही घटनाक्रम को कालक्रम को सही रूप में व्यवस्थित करना। सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत की यात्रा पाया था। 1502 में
1502 में वास्को डी गामा भारत पे आया था। उसके बाद हुआ था अंग्रेज व्यापारी मिल्डेन हॉल को भारत यात्रा थी 1599 में। 1599 में अंग्रेजी व्यापारी मिल्डेन हॉल की भारत यात्रा थी 1599 में। उसके बाद था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुआ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुआ था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुआ था। सन कितना है 1498 में वास्को डी गामा को भारतीय तट पर पहुंचने में भारतीय मूल में से एक व्यक्ति ने मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। उस मार्गदर्शक का नाम था अब्दुल मजीद। 1498 में वास्को डी गामा भारतीय तट पर पहुंचने में भारतीय मूल के एक व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जो उसका नाम था अब्दुल मजीद। फारस के आक्रमणकारी शासक नादिर शाह ने फरवरी 1739 ईस्वी में मुगल सेना को पराजित कर दिया। नादिर शाह ने किस युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था? करनाल का युद्ध में। करनाल का युद्ध में नादिर शाह ने मुगल सेना को पराजित कर दिया था। फारस के आक्रमणकारी शासक नादिर शाह ने फरवरी 1739 ईस्वी में मुगल सेना को पराजित कर दिया था। नादिर शाह ने किस युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था? करनाल का युद्ध में। निम्नलिखित परिवर्ती मुगल शासकों के शासनकाल को कालानुसार संयोजित करें, उचित विकल्प के आधार पर बताना है। जिसमें कि सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था रफ़ी उल दर्जात। उसके बाद रफ़ी उल दर्जात के बाद था रफ़ी उल दौला। आलमगीर द्वितीय था 1754 से 59 तक आलमगीर द्वितीय का शासनकाल था। अहमद शाह बहादुर का शासनकाल था 1748 से लेकर 54 तक। 1748 से 54 तक अहमद शाह बहादुर का शासनकाल था। निम्नलिखित में से किस शासक को शाह ए बेखबर की उपाधि प्रदान की गई? बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर की उपाधि प्रदान किया गया है। बहादुर शाह को। औपराधिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ था? औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत नवंबर 1858 ईस्वी को हुआ था। नवंबर 1858 को औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत हुआ था, नवंबर 1858 को। औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर की मृत्यु दंड दिया था। औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया था। गुरु तेग बहादुर ने कश्मीर पंडितों के अधिकारों का समर्थन किया था और इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार कर दिया था। गुरु तेग बहादुर ने कश्मीर पंडितों के अधिकारों का समर्थन किया था और इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार कर दिया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई के संदर्भ में कथन पर विचार करें। पानीपत का तीसरा लड़ाई जो हुआ था, यह लड़ाई मराठा और अफगान के बीच 14 फरवरी 1761 को लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा लड़ाई मराठा और अफगान के बीच 14 फरवरी 1761 को लड़ा गया था। इस लड़ाई में मराठों की ओर से विश्वास राव तथा सदाशिव राव भाऊ सहित लगभग 28,000 मराठा मारे गए थे। पानीपत का तीसरा लड़ाई में मराठा की ओर से विश्वास राव तथा सदाशिव राव भाऊ सहित लगभग 28,000 मराठा मारे गए थे। पानीपत का तीसरा लड़ाई, यह लड़ाई मराठा और अफगान के बीच हुआ था। 14 फरवरी 1761 को लड़ा गया था। 14 फरवरी 1761 को पानीपत का तीसरा लड़ाई लड़ा गया था। 18वीं शताब्दी के मध्य में रोहिलखंड राज्य की स्थापना किसने किया था? रोहिलखंड की स्थापना अली मोहम्मद खान ने। 18वीं शताब्दी के मध्य रोहिलखंड राज्य की स्थापना किसने किया था? अली मोहम्मद खान ने किया था। 18वीं शताब्दी के मध्य में रोहिलखंड राज्य की स्थापना किया था अली मोहम्मद खान ने। उत्तर मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तराधिकारी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है? मैसूर। उत्तर मुगल काल के राज्यों में उत्तराधिकारी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है, मैसूर नहीं आता है। बंगाल में मुर्शिद कुली खान था उत्तर मुगलकालीन राज्य के संस्थापक। बंगाल में मुर्शिद कुली खान था। अवध में सआदत खां बुरहान उल मुल्क थे। अवध में। हैदराबाद में निजाम उल मुल्क था। मैसूर में हैदर अली था। बंगाल में मुर्शिद कुली खान, हैदराबाद में निजाम उल मुल्क, मैसूर में हैदर अली, अवध में सआदत खान
बुरहान उल मुल्क, बंगाल में मुर्शिद कुली खान था। पंजाब के प्रति पंजाब के प्रसिद्ध शासक महाराजा रंजीत सिंह का संबंध किस सिख मिसल से था? शुक्रचकिया मिसल से था। पंजाब के प्रसिद्ध शासक महाराजा रंजीत सिंह का संबंध शुक्रचकिया मिशन से था। मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ थे। मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बड़ा का निर्माण किसने करवाया था? आसफ उल दौला लखनऊ में स्थित बड़ा इमाम बड़ा का निर्माण करवाया था। राजा मार्तंग वर्मा का संबंध 18वीं शताब्दी में किस क्षेत्रीय राजा से था? त्रावणकोर। राजा मार्तंग वर्मा का संबंध 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर के क्षेत्रीय राजा से था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष अलीनगर की संधि संपन्न हुआ था? 1757 में पलासी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में अलीनगर की संधि हुई थी पलासी में 1757 में। बंगाल में निम्नलिखित नवाबों का शासनकाल व्यवस्थित करना है। बंगाल में मुर्शिद कुली खान, उसके बाद हुआ था शाह शुजा, मुर्शिद कुली खान, शाह शुजा, सरफराज खान, उसके बाद था अलीवर्दी खान था। मुर्शिद कुली खान के बाद शाह शुजा आया। शाह शुजा के बाद कौन आया? शाह शुजा के बाद आया सरफराज खान के बाद कौन गया? अलीवर्दी खान गया था। 1757 से 1765 ईस्वी तक बंगाल का इतिहास नवाब ने अंग्रेजी को राजनीतिक सत्ता के क्रमिक हस्तांतरण का इतिहास है। 1757 से 1765 ईस्वी तक बंगाल का इतिहास नवाबों से अंग्रेजों को राजनीतिक सत्ता के क्रमिक हस्तांतरण का इतिहास है। प्लासी का युद्ध के संबंध पर विचार कीजिए। प्लासी का युद्ध में यह युद्ध अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद 24 परगना की जमींदारी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई थी। इस युद्ध के बाद 24 परगना की जमींदारी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त की गई थी। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। मीर कासिम। बंगाल में द्वैध शासन को स्थापित करने वाले द्वैध शासन का अंत करने वाले गवर्नर का नाम था क्लाइव और वारेन हेस्टिंग। बंगाल में द्वैध शासन को स्थापित करने के लिए क्लाइव और द्वैध शासन को अंत करने में वारेन हेस्टिंग्स का कार्य था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? 1780 से 1784। 1780 से 84 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? 1780 से 1784 के बीच में। बंगाल के किस गवर्नर जनरल को मार्किसिस की उपाधि प्रदान की गई थी? आर्थर वेलीजेली को। बंगाल के आर्थर वेलीजेली को मार्किसिस की उपाधि प्रदान की गई थी। टीपू सुल्तान वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी का महान संरक्षक था। टीपू सुल्तान वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी का महान संरक्षक था। टीपू सुल्तान था। उसके बाद टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब को स्थापित करने में किस देश के सैनिक की मदद किया था? फ्रांस का। टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की स्थापना करने में किस देश के सैनिक का मदद किया था? फ्रांस का किया था। होलकर इंदौर में थे। मराठा संघ होलकर इंदौर में। गायकवाड़ बड़ौदरा में। भोंसले ग्वालियर में। सिंधिया ग्वालियर में और भोंसले नागपुर में। भोंसले थे नागपुर में। अंग्रेज और मराठा पेशवा के बीच सालाबाई की महत्वपूर्ण संधि किस वर्ष की गई थी? 1782 में। अंग्रेज और मराठा पेशवा के बीच सालाबाई की महत्वपूर्ण संधि हुआ 1782 में हुआ था। मराठा परिसंघ के अंतिम और औपचारिक रूप से कब भंग किया गया था? मराठा परिसंघ को अंतिम और औपचारिक रूप से कब भंग किया गया था? 1818 ईस्वी में। 1818 ईस्वी में मराठा संघ का अंतिम औपचारिक रूप से भंग किया गया था। 1843 ईस्वी में अंग्रेज द्वारा सिंध विजय के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबर्ग था। 1843 ईस्वी में अंग्रेजी द्वारा सिंध विजय के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबर्ग था।
रिंग फेंस घेरे की नीति का प्रणेता वारेन हेस्टिंगसन। रिंग फेंस घेरे की नीति का प्रणेता वारेन हेस्टिंगसन था। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसके शासनकाल में सहायक संधि का सूत्रधार हुआ? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के समय में सहायक संधि का सूत्रपात किया गया था। हैदराबाद का संधि से विलय हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि थी, उसके साथ संधियों में विलय किया गया था, जिसमें हैदराबाद को 1798 में, हैदराबाद को 1798, अवध को 1801 में, मैसूर को 1799 में, ग्वालियर को 1804 में, हैदराबाद को 1798 में, उसके बाद मैसूर को 1799 में, अवध को 1801 में, ग्वालियर को 1804 में मिलाया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ था? सुगौली के संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध को खत्म हुआ था। सहायक संधि की सहायता व्यापक भारतीय राज्य विरासत को किस नीति कब भारत को शामिल किया गया था? इसमें 17 को 1848 में, 17 को 1848 में व्यापक नीति के द्वारा शामिल किया गया था। जैतपुर को 1849 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, नागपुर 1854, झांसी 53, जैतपुर 49, सतारा 48 में। अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ होने वाले नागरिक विद्रोह के संदर्भ में विचार करना। अंग्रेज के खिलाफ हुकूमत होने वाले नागरिक विद्रोह जो हुआ था, भारत विद्रोह के नेता प्रगतिशील विचार वाले थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास आनंद मठ से किस नागरिक विद्रोह के बारे में सूचना प्राप्त होती है? सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र उपाध्याय द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास आनंद मठ से किस नागरिक विद्रोह के बारे में सूचना मिलता है? सन्यासी विद्रोह। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाइका विद्रोह 1817 ईस्वी में हुआ था? उड़ीसा में पाइका विद्रोह 1817 में हुआ था। सूरत के नमक विद्रोह की घटना कब घटित हुई थी? 1844 में। सूरत में नमक विद्रोह की घटना हुई थी, 1844 में हुआ था। बघेरा का युद्ध 1828 में बघेरा का युद्ध हुआ था। 1828 में बघेरा का युद्ध हुआ था। 1828 में बघेरा का युद्ध हुआ था। गलत। बघेरा का युद्ध जो हुआ था 1818 से 1820 के बीच में बघेरा का युद्ध हुआ। 1818 से 1820 के बीच में बघेरा का युद्ध हुआ। ओहम विद्रोह 1828 में हुआ था। ओहम विद्रोह 1828 में हुआ था। पोलीघर विद्रोह 1795 से 1805 में पोलीघर विद्रोह। नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच में नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच में नील विद्रोह हुआ। पोलीगिर विद्रोह 1795 से 1805 के बीच में हुआ था। ओहम विद्रोह 1828 में हुआ था। वगैरह का युद्ध हुआ था 1818 से 1820 के बीच में वगैरह का युद्ध हुआ था। बहावी आंदोलन 1830 से 61 का मुख्य केंद्र पटना था। 1830 से 61 के बीच में बहावी आंदोलन का केंद्र पटना था। दीवान वेलू थप्पी का विद्रोह 1808 से 9 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध होने वाला एक महत्वपूर्ण नागरिक विद्रोह था। दीवान वेलू थप्पी का विद्रोह 1808 से 9 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध होने वाला एक महत्वपूर्ण नागरिक विद्रोह था। रिक्त स्थान का पूर्ति करना था, जैसे इसमें गडकरी विद्रोह में कब हुआ था? 1844 से 45 में गडकरी विद्रोह कोल्हापुर, रामगढ़ आदि क्षेत्रों में परंपरागत दुर्ग सैनिक के बेरोजगार हो जाने का परिणाम था। गडकरी विद्रोह 1844-45 में कोल्हापुर आज नमामगढ़ आदि क्षेत्रों में परंपरागत दुर्ग सैनिकों के बेरोजगार हो जाने का परिणाम था। किस आदिवासी विद्रोह ने उलगुलान महान कोलाहल के नाम से जाना जाता है? मुंडा विद्रोह को। उलगुलान का नाम होता है महान कोलाहल, मुंडा विद्रोह। कूका आंदोलन के संगठनकर्ता कौन थे? गुरु राम सिंह कूका आंदोलन के संगठनकर्ता थे। गुरु राम सिंह कूका आंदोलन। कोल विद्रोह हुआ था 1831 में। 1831 में कोल विद्रोह हुआ था। तमार विद्रोह 1798 में तमार विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। सफार होर विद्रोह
सफा सफाहोर विद्रोह हुआ था 1871 में। सफाहोर विद्रोह 1871 में। भूमिज विद्रोह 1833 में। भूमिज विद्रोह 1833 में। भूमिज विद्रोह। सफाहोर विद्रोह 1800। तमार विद्रोह 1798। तमार में 1798। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। फयाजी कौन थे? फयाजी हाजी सरीमुतुल्लाह के अनुयायी को फयाजी कहा गया है। फरायजी तो थे, हाजी सरीमुतुल्लाह के अनुयायी थे। नरकोलिया विद्रोह कहाँ पे हुआ था? नरकोलिया विद्रोह ये हुआ था, नरकोलिया विद्रोह हुआ था मीर निसार के नेतृत्व किए थे। मीर निसार ने नारकेल बेरिया विद्रोह का नेतृत्व मीर निसार ने किया था। नायक विद्रोह का नेतृत्व अचल सिंह ने नायक विद्रोह का नेतृत्व किया था। पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व करम शाह ने किया था। ओहम विद्रोह गोमधर कोनवार ने। ओहम विद्रोह के लिए गोमधर कोनवार थे। पागलपंथी विद्रोह के लिए करम शाह पागलपंथी विद्रोह। नायक विद्रोह अचल सिंह नायक विद्रोह। नारकेलबेरिया विद्रोह ये था मीर निसार था नारकेलिया विद्रोह के लिए मीर निसार। निम्नलिखित विद्रोह उनके नायक के युग्मित विचार करना है। जैसे रामोशी विद्रोह चैतुर सिंह के नायक थे। रामोशी विद्रोह के नायक थे। खासी विद्रोह के तीरथ सिंह और तिरोत सिंह दोनों थे। तीरथ सिंह और तिरोत सिंह खासी विद्रोह के नायक थे। सन 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह खड़ा हुआ था। सन 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह खड़ा हुआ था। ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों, आर्थिक शोषण और विभिन्न वर्षों में प्रशासनिक नमोत्सव में विभिन्न सामुदायिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। 1857 के विद्रोह का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 के विद्रोह का प्रतीक कमल और रोटी था। 1857 के विद्रोह के किस नायक को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ और डंका शाह के नाम से जाना जाता है? मौलवी शमसुल्लाह शाह। 1857 के विद्रोह के किस नायक को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ और डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है? मौलवी अहमदुल्ला शाह। नीलांबर और पीताम्बर 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे। किस क्षेत्र से संबंधित थे? झारखंड से। नीलांबर और पीताम्बर 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे जो झारखंड क्षेत्र से संबंधित थे। गोरखपुर में गजाधर सिंह थे। ग्वालियर में तात्या टोपे। मथुरा में थे देवी सिंह। मेरठ में कदम सिंह। 1857 विद्रोह के नायक थे गोरखपुर से गजाधर सिंह, मथुरा से देवी सिंह, मेरठ से कदम सिंह, ग्वालियर से तात्या टोपे ग्वालियर से थे। 1857 के विद्रोह सचेत सहयोग से उपजा एक राष्ट्रवादी विद्रोह था। कथन किसका है? बेंजामिन डिजरेली का। बेंजामिन डिजरेली बोल रहा था कि 1857 का विद्रोह सचेत संयोग से उपजा एक राष्ट्रीय विद्रोह था। डिजरेली ने बोला था। वह विद्रोह के बीच एकमात्र पुरुषत्व वाली महिला थी। झांसी की रानी की वीरता के संदर्भ में कौन? सर ह्यूरोज बोल रहा था क्या कि वह विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुषत्व वाली महिला थी। झांसी की रानी की वीरता के संदर्भ में सर ह्यूरोज बता रहा था। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुआ था। 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। 8 अप्रैल 1857 को। बनारस क्षेत्र में 1857 की क्रांति का दमन करने वाले अंग्रेज सैन्य कमांडर कौन थे? कर्नल जेम्स नील बनारस क्षेत्र में 1857 ईस्वी की क्रांति का दमन करने वाले अंग्रेज सैन्य कमांडर था। 1857 ईस्वी की क्रांति को देशव्यापी शुरुआत के लिए कौन सी तिथि की निर्धारित किया गया था? 31 मई 1857 को। 1857 की क्रांति को देशव्यापी शुरुआत के लिए 31 मई 1857 तिथि निर्धारित किया गया था। श्वेत विद्रोह व्हाइट म्यूटिनी का क्या मतलब है? श्वेत विद्रोह का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश सैनिकों का विद्रोह। श्वेत विद्रोह का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश सैनिकों का विद्रोह। 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख
तत्व हिंदू मुस्लिम एकता भी माना जाता है। निम्नलिखित में से घोषणा पत्र किसकी पुष्टि करता है? आजमगढ़ घोषणा पत्र। आजमगढ़ घोषणा पत्र में पुष्टि होता है कि 1857 का विद्रोह एक प्रमुख तत्व हिंदू मुस्लिम एकता भी माना जाता है। 19वीं शताब्दी में सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन के कारण भारत आधुनिकरण हुआ। 19वीं शताब्दी में सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकरण हुआ। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के जड़ में बुद्धिवाद, मानवतावाद तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते हैं। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के जड़ में बुद्धिवाद, मानवतावाद तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। भारत में 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन की दो धाराएं थी। पहली सुधारवादी आंदोलन और दूसरा पूर्ण जागरणवादी आंदोलन। भारत में 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन में दो धारा थी। पहली थी सुधारवादी आंदोलन और दूसरा था पूर्ण जागरणवादी आंदोलन। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1856 को हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित हुआ 1856 में हुआ था। वर्ष 1906 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? मुंबई में। 1906 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। 1930 में पारित शारदा एक्ट के द्वारा लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी 18 वर्ष और 14 वर्ष। 1930 में पारित शारदा एक्ट के तहत लड़कों और लड़कियों की उम्र विवाह का न्यूनतम उम्र था 18 वर्ष लड़का का, 14 वर्ष लड़की का। निम्न कथन पर विचार करें। निम्न कथन पर विचार करना जैसे इसमें है बंगाल सती रेगुलेशन 1829 सबसे पहले केवल प्रेसिडेंसी से लागू किया गया था 17। मूक नायक नामक पार्श्विक समाचार पत्र का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मूक नायक पार्श्विक समाचार पत्र का प्रारंभ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा चालू किया गया था। दलित उद्धार से संबंधित संस्था, पत्रिका और स्थापना वर्ष। बहिष्कृत भारत का स्थापना 1927 में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का 1924 में। अखिल भारतीय अनुसूचित 1942 में। अखिल भारतीय हरिजन सभा का 1932। अखिल भारतीय हरिजन संघ 1932। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ 1942। बहिष्कृत हितकारी महासभा 1924। बहिष्कृत भारत 1927 में। ब्राह्मणों के खिलाफ आत्मसम्मान आंदोलन किनके द्वारा और कहाँ किया गया था? E.V. रामास्वामी नायंकर दक्षिण भारत में किए थे। समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर, एक जाति एवं एक धर्म का नारा श्री नारायण गुरु दिए थे। समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर, एक जाति एवं एक धर्म का नारा श्री नारायण गुरु दिए थे। वर्ष 1928 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता हेनरी विक्टर डेरिजियो। यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता हेनरी विवियन डेरिजियो था। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? आत्मीय सभा 1815 में। राजा राम मोहन राय द्वारा प्रथम संस्था कौन सी थी? आत्मीय सभा 1815 में। आत्मीय सभा 1815। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ था? 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुआ था। 1897 में हुआ था। संस्था संस्थापक हैं गुरुकुल करांडी के संस्थापक है स्वामी सदानंद। गुरुकुल करांडी। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज के संस्थापक किए थे महात्मा हंसराज दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज का स्थापना। देव समाज का स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज का संस्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री किए थे। धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव किए थे। धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव किए थे। देवबंद स्कूल की स्थापना 1867 ईस्वी में तत्कालीन संयुक्त प्रांत के सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान पर की गई थी। देवबंदी स्कूल की स्थापना 1867 ईस्वी में तत्कालीन संयुक्त प्रांत के सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान पर हुआ था। इस स्कूल की स्थापना अलीगढ़ आंदोलन का विद्रोह करने और मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व और धार्मिक उत्थान करने के लिए किया गया था। इस स्कूल की स्थापना अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने और मुस्लिम समुदाय
का नेतृत्व और धार्मिक उत्थान करने के लिए किया गया था। पारसी धर्म सुधार आंदोलन की एक प्रमुख संस्था रहनुमाई मजदयासनन सभा की स्थापना कब हुआ था? 1851 में हुआ था। पारसी धर्म सुधारक आंदोलन के एक प्रमुख संस्था रहनुमाई मजदयासनन सभा की स्थापना 1851 में किया गया था। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? 1875 में अलीगढ़ में हुआ था। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना 1875 में किया गया था। किसे लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी। वर्ष 1875 में अमेरिका में स्थापित थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कब और कहाँ भारत में स्थानांतरित किया गया था? 1882 मद्रास में। वर्ष 1875 में अमेरिका में स्थापित थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय 1882 में मद्रास में भारत में स्थानांतरित किया गया था। हम दोनों हिंदू और मुसलमान भारत की हवा में पलते हैं। हम गंगा और यमुना का पवित्र जल पीते हैं। हम दोनों इसी भूमि की पैदावार खाकर पलते हैं। हम दोनों एक ही देश के हैं और एक ही राष्ट्र के हैं। देश की प्रगति और भलाई हमारी एकता और प्रेम पर निर्भर करती है। यह किसका कथन है? सर सैयद अहमद का। सर सैयद अहमद बोल रहा था क्या हम दोनों हिंदू मुस्लिम भारत की हवा में पलते हैं। हम गंगा और यमुना का पवित्र जल पीते हैं। हम दोनों इसी भूमि की पैदावार खाकर पलते हैं। हम दोनों एक ही देश के हैं और एक ही राष्ट्र के हैं। देश की प्रगति और भलाई हमारी एकता और प्रेम पर निर्भर करता है। सिंह सभा आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? अमृतसर से। सिंह सभा आंदोलन को अमृतसर से स्टार्ट किया गया था। सिंह सभा। किस आंदोलन के नेता स्वयं को हजरत मोहम्मद की तरह एक अवतार मानते थे? अहमदिया आंदोलन में। अहमदिया आंदोलन के नेता स्वयं को हजरत अहमद की तरह एक अवतार मानते थे। अहमदिया आंदोलन। भारत में आधुनिक ही राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारक सम्मिलित हैं। कौन सा कारक सम्मिलित हैं? सभी हैं। भारत के अतीत का पुनः अध्ययन, देश का राजनीतिकरण, प्रशासनिक तथा आर्थिक एकीकरण, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रभाव, विदेशी शासकों का नस्लीय अहंकार। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारक कौन से सम्मिलित है? भारत में अतीत का पुनः अध्ययन, देश का राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक एकीकरण, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रभाव, विदेशी शासकों का नस्लीय अहंकार। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में स्थापित राजनीतिक संस्था के संबंध कौन से सही हैं? इसमें हो जाएगा इन संस्थाओं का स्वरूप स्थानीय तथा क्षेत्रीय था। इन्होंने प्रशासन के भारतीयों की भागीदारी को मांग रखी थी। भारत में गठित होने वाली पहली राजनीतिक संस्था कौन सी थी जिन्होंने संगठन राजनीतिक प्रयास का शुभारंभ किया था? जमींदारी एसोसिएशन। भारत में गठित होने वाला पहला राजनीतिक संस्था जमींदारी एसोसिएशन था जिसने संगठित राजनीतिक प्रयास का शुभारंभ किया था। राजनीतिक संस्था और स्थापना। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1883 में हुआ था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुआ था। 1843 में। बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुआ था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1836 में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1836 में। बंग भाषा प्रकाशित सभा 1836 में। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुआ था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में। बॉम्बे एसोसिएशन के 1852 में। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में। बंग भाषा प्रकाशित सभा 1836 में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुआ था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1836 में हुआ था। नहीं, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में किया गया था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य नहीं थे महादेव गोविंद रानडे नहीं थे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना महादेव गोविंद रानडे नहीं किए थे, जबकि सैयद बदरुद्दीन तैयब जी किए थे, केटी तेलंग किए थे, फिरोज शाह मेहता, ये सभी मिलकर के बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे, सदस्य थे। कालक्रम सही बताना है। सबसे पहले क्या हुआ था? इंडियन
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा का संस्थापन 1870 में हुआ था, पूना सार्वजनिक सभा। उसके बाद हुआ था मद्रास महाजन सभा का स्थापना हुआ था 1884 में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 1885 में, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। मद्रास महाजन सभा 1884, पूना सार्वजनिक सभा 1870, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866। उदारवादी चरण के नेता के संबंध में कथन पर विचार करना। उदारवादी नेता कौन थे इसमें से? दोनों याचिका पद्धति अपनी गलत है ये सब। इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख कार्यों में क्या सम्मिलित नहीं था? स्वशासन का मुद्दा उठाना, ये नहीं सम्मिलित था। इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख कार्यों में सम्मिलित नहीं था स्वशासन के मुद्दा को उठाना। जबकि इंडियन एसोसिएशन में प्रमुख कार्य क्या थे? भारतीय सिविल सेवा प्रशिक्षण परीक्षा के अभ्यर्थी की आयु सीमा घटाने का विरोध किया गया था। इसमें इंडियन एसोसिएशन में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थी को आयु को घटाने की सीमा का विरोध किया गया था। उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयकरण की मांग रखी गई थी। आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरोध में प्रचार अभियान चलाया गया था। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, दोनों कथन सही है। वर्ष 1883 में अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। वर्ष 1883 में अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना किया गया था। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना किया गया था। कांग्रेस की स्थापना के संबंध में कथन गलत है। कांग्रेस की स्थापना के संबंध में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 82 प्रतिभागी भाग लिए, गलत 72 भाग लिए थे, 72 प्रतिभागी। ए.ओ. ह्यूम के अतिरिक्त सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख निर्माता माने जाते हैं। ए.ओ. ह्यूम के अतिरिक्त सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख निर्माता माने जाते हैं। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस गठन मुंबई में किया गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन मुंबई में किया गया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। आरंभिक चरणों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य क्या सम्मिलित थे? आरंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन उद्देश्य थे लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना करना, उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन एवं समर्थन देना, उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन और समर्थन देना, लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना करना प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य था। किस संस्थान को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा गया है? इंडियन एसोसिएशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा गया है। लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1889 में। लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1889 में हुआ था। उदारवादियों ने भारतीयों की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए क्या मांग की थी? उदारवादियों ने भारतीयों की स्थिति को ठीक करने के लिए भू राजस्व की कमी करना, नमक कर का उन्मूलन करना, सैन्य खर्च को कटौती, स्वदेशी वस्तु का प्रयोग करना। उदारवादियों ने भारतीय की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए मांग रखी थी भू राजस्व की कमी, नमक कर का उन्मूलन, सैन्य खर्च में कटौती, स्वदेशी वस्तु का प्रयोग करना। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में प्रावधान क्या थे? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के प्रावधान थे सम्मिलित नहीं था गैर सरकारी सदस्यों को बजट एवं संशोधन प्रस्ताव में अधिकार गलत था। जबकि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में प्रावधान है इस अधिनियम के द्वारा केंद्र पर तथा प्रांत विधान परिषद का विस्तार किया गया था। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत में पहली बार प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार किया था। विधानमंडल के सदस्यों को सार्वजनिक हित के मामले पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। 1892 का भारत परिषद अधिनियम में विधानसभा सदस्यों को सार्वजनिक हित के मामले पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1892 के इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत में पहली बार प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार किया था। भारत परिषद अधिनियम 1892 इस अधिनियम द्वारा
केंद्रीय तथा प्रांत विधान परिषद का विस्तार किया गया था। सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? लाला लाजपत राय। सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने प्रतिपादित किया था। कांग्रेस को राष्ट्रविद्रोही की संस्था कहकर किसने पुकारा? डफरिन ने। डफरिन ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था बोला। डफरिन। कांग्रेस विरोधी संगठन संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन सम्मिलित था? इसमें सम्मिलित थे सर सैयद अहमद खान, बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह। सर अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह कांग्रेस विरोधी संगठन संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। सर सैयद अहमद खान, बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह। निम्न में से कौन उदारवादी चरण के नेता थे? रोमेश चंद्र दत्त। रोमेश चंद्र दत्त उदारवादी चरण के नेता थे। रोमेश चंद्र दत्त थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में कांग्रेस का जनाधार समिति था। प्रारंभिक राष्ट्रवादी जन साधारण के प्रति विश्वास नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में नरमपंथी राष्ट्रवादियों के योगदान में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? नरमपंथी के लिए ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रामक राजनीतिक रुख अख्तियार करना यह नहीं था, जबकि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में नरमपंथी राष्ट्रवादियों का योगदान था। उपनिवेश शासन को आर्थिक पोषण को निंदा करना, व्यवस्थापिका संबंध संवैधानिक सुधार करना, भारतीयों के नागरिक अधिकार की रक्षा करना भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में नरमपंथी राष्ट्रवादियों का योगदान था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में प्रकाश संवाहक सिद्धांत किसने दिया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में प्रकाश संवाहक सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। यह एक सफल अवसरवादी आंदोलन था। इसने कपटी एवं पाखंडियों के लिए अवतारों के द्वार खोले। इससे कुछ लोगों को राष्ट्रीयता के नाम को भुनाने का अवसर दिया। कथन किसका है? यह है लाला लाजपत राय का कथन है। यह एक सफल अवसरवादी आंदोलन था जिसमें कपटी एवं पाखंडियों के लिए अवसरों खोले गए। इसके द्वारा लोगों को राष्ट्रीयता के नाम को भुनाने का अवसर दिया गया। कथन किसका है? लाला लाजपत राय का कथन है।